एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बच्चा पार्टी आप सभी लोग। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नया चैप्टर जो कि हमारा आवर एनवायरनमेंट। इस पूरे चैप्टर को हम लोग वन शॉर्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं एंड साथ ही यार ये बहुत आसान चैप्टर है। एक बार तुमने अगर इस कंप्लीटली वन शॉट को देख लिया ना, तुम लोग खुद मन से लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में और डेफिनेटली फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो, है ना? सही बात। चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा पार्टी बात करते हैं कि हमारा क्या होता है वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। तो आप लोग को पता है ड्राई वेस्ट के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हमारी वाटर बॉटल हो गई, मतलब प्लास्टिक के जितने मटेरियल्स होते हैं वो हमें ड्राई वेस्ट के अंदर आता है। हमारे स्पेक्स हो गए, हमारे बहुत सारे स्नेल वगैरह, मेडिसिन एंड जितनी भी हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं ये सभी हमारे ड्राई वेस्ट के अंदर जाते हैं। बट अगर दीदी वेट वेस्ट की बात करें तो वेट वेस्ट में कौन सा आता है? तो वेट वेस्ट में बच्चा पार्टी अपने जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं, साथ ही साथ हमारे पेपर्स होते हैं, हमारी लीफ होती है, ये सभी चीज हमारे वेट वेस्ट के अंदर आता है। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए, बिकॉज ये अगेन आगे जाके हमारे रिसाइकल और रीयूज हो पाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर, अब आप लोग इसको दो टर्मिनोलॉजी में देखिए। स्फीयर मतलब कोई एक ऐसी जगह, रहने वाली जगह, और बायो मतलब लाइफ। ठीक है, तो बायोस्फीयर के अंदर इंक्लूडेड होता है बच्चा पार्टी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अगर लिथोस्फीयर की बात करूं तो जितना हमारा पार्ट लैंड कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, जितना पार्ट हमारा वाटर कवर कर रहा है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर, और जितने पार्ट में हमारी एयर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ये डायग्राम से। तो जितना पार्ट हमारा वाटर मतलब हमारी सी होती है, लेक होती है, पॉन्ड्स होते हैं, ये सभी हमारे जो एरिया है उसको हम बोल सकते हैं जितना लैंड मेरा वाटर कवर कर रहा है दिस इज माय हाइड्रोस्फीयर। लैंड वाला पार्ट जो हमारा है, ठीक है, वो सभी बोलते हैं हम उसको लिथोस्फीयर, और जो हमारा एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है जहां हमारी एयर है वहां उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। बात करते हैं बच्चा पार्टी हम लोग इकोसिस्टम के बारे में, एक ऐसा सिस्टम जहां हमारे बायोटिक और एबायोटिक सभी मटेरियल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। जैसे अगर हम लोग बात करें इस पिक्चर से तुम लोग समझ सकते हो कि ये रैबिट यहाँ डिपेंडेंट है, ठीक है, वाटर पर, एंड ये सभी प्लांट्स भी हमारे डिपेंडेंट है यहाँ वाटर पर। तो सभी एक ऐसी जगह जहाँ लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो अपनी चीजों के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, बायोटिक मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एबायोटिक का मतलब होता है जो चीजों में जान ना हो, ठीक है, लिविंग लाइफ ना हो, जैसे हो सकता है हमारा वाटर, हमारी एयर, ये सभी हमारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं इकोसिस्टम होता क्या है। तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसीडर्ड टुगेदर विद द सराउंडिंग्स। ठीक है, सो ये प्लांट्स और एनिमल्स सभी हमारे जब साथ में रहते हैं, एक सिस्टम के अंदर रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की तुम डेफिनेशन में इस तरीके की डेफिनेशन लिख सकते हो कि ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। जहां लिविंग और नॉन लिविंग दोनों साथ में रह रहे हो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। अब बच्चा बेटी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। सो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करूं तो देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर मेरे पास अगेन दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल के अंदर हमारे सभी लैंड वाले पार्ट कवर हो रहे होते हैं, जैसा हो सकता है हमारा ग्रासलैंड, हमारा फॉरेस्ट, डेजर्ट, और बहुत सारे जो लैंड वाले सभी पार्ट होते हैं वो सभी हमारे इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। मेनली तीन कैटेगरी तो मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा, एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जहां पानी ही पानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या फिर मैराइन वाटर इकोसिस्टम। तो इसके एग्जांपल्स भी अगर आप लोग को देने हो तो आप लोग अच्छे से इसके एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमने खुद ने बनाया, जैसे पार्क, तो ये पार्क कैसा है? ये हमने खुद ने बनाया, ये मैन मेड है। साथ ही साथ हम लोग बात करें एक्वेरियम, तो एक्वेरियम क्या है? ये हमने बनाया है, उसमें हम लोग सभी फिश वगैरह को रखते हैं, सो इट इज मैन मेड। सो वो आता है हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर। साथ ही साथ बच्चा पार्टी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे पास यहाँ और दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर बच्चा पार्टी वो होते हैं जो अपना प्लांट खुद बना लेते हैं, ठीक है, वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले हमारे आते हैं ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद यहाँ बना रहे होते हैं। सो ऑल ग्रीन प्लांट्स ब्लू एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड sugar and starch from inorganic substance using light energy। so आप लोग को पता है जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गीज होती है, ब्लू ग्रीन एल्गीज होती है, ब्लू ग्रीन एल्गीज होती है, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। कंज्यूमर्स की बात क्या बच्चा बाटी? कंज्यूमर नाम से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो अब कंज्यूमर की कैटेगरी में भी हमारे पास बहुत सारी आती है, जो होता है हर्बीवोर्स, जो ग्रास ईटर्स होते हैं, जैसे हो सकता है हमारे काऊ, डियर, ये कैसे हमारे ग्रास ईटर्स है। आते हैं कार्निवोर
कार्निवोर्स, कार्निवोर्स मतलब फ्लैश ईटर जिसमें आता है लायन, टाइगर, ये सभी। पैरासाइट, पैरासाइट मतलब लीव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी। प्लाज्मोडियम मतलब चोर हूँ पर खूनी नहीं, ठीक है। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारे मॉस्किटो का, वो हमें काटता तो है, ठीक है, पर उसके काटने से, उसकी बाइट करने से मर नहीं जाते, ठीक है। चोर हूँ पर खूनी नहीं, चोरी करके चला जाएगा पर हमें छोड़ देगा। साथ ही साथ होता है ओमनीवोर्स, तो मतलब वो जो दोनों चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं, वो ग्रास पर भी डिपेंडेंट है, साथ ही साथ वो फ्लैश मीट भी हमारा ईट कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा क्रो। सो अब इसमें थर्ड कैटेगरी पर बात करते हैं कि डीकंपोजर्स क्या होता है। तो डीकंपोजर आप लोग को पता है जितने हमारे फंजाई और बैक्टीरियाज होते हैं वो डीकंपोज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बात कर लिया कोई एनिमल बहुत टाइम से, ठीक है, डेड एनिमल है, तो वो धीरे धीरे हमारी बैक्टीरिया या फंजाई के थ्रू वो डीकंपोज होने लग जाता है। तो तुम लोग लिख सकते हो फंजाई एंड बैक्टीरियाज विच ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एनिमल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर वन। वो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर वन में करते हैं देन डीकंपोज कर देते हैं। दस डीकंपोजर्स हेल्प्स इन द रिप्लेनिशमेंट। तो आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। तो दीदी फूड चेन क्या होता है? तो बच्चा बेटी फूड चेन मतलब क्या, जहां हर एक एनिमल दूसरे एनिमल से एक इंटरलिंक हो अपने फूड के लिए, ठीक है। मतलब मैं किसी दूसरे एनिमल को खाऊंगी, दूसरा एनिमल किसी और को खाएगा, इस तरीके से ये हमारी एक चेन बनती जा रही है, हम हर कोई एक इंटरलिंक है दूसरे एनिमल के ऊपर। जैसे अगर बात करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तुम लोग को 3 टाइप की फूड चेन दिखाई दे रही। पहला दिखाई दे रही कि हमारे पास ग्रास है, प्लांट्स है, उसको कौन ईट करेगा? डियर ईट करेगा। एंड देन डियर को कौन ईट कर सकता है? टाइगर ईट कर सकता है। देन मेरे पास वापस से क्या है कि हमारे पास ग्रास है, उसको ये आप लोग की कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट है। देन इंसेक्ट को कौन ईट कर रहा होता है? फ्रॉग ईट कर रहा होता है। एंड इस फ्रॉग को कौन खा सकता है? स्नेक। इस स्नेक को कौन ईट कर सकता है? हमारा हॉग। तो इस तरीके से ये फूड चेन सभी कन्वर्ट होती है, हर एनिमल एक दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट होता है फॉर देयर फूड। तीसरी बात करते हैं तो ये मेरी एक एक्वेटिक आप लोग को फूड चेन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्वेटिक प्लांट्स है जिसपे हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, वो डिपेंड है। देन उन पर हमारी फिश डिपेंड है, फिश इनको खा लेगी। देन जो हमारे बड़े एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो हमारी फिश को भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3 फूड चेन दिखाई दे रही है। पहली फूड चेन हमारी फॉरेस्ट की दिखाई दे रही है, दूसरी ग्रासलैंड की, और तीसरी हमारी पॉन्ड की फूड चेन दिखाई दे रही है। तो फूड चेन में बच्चा तुम लोग लिख सकते हो फूड चेन इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच क्रिएचर ईट्स द वन बिलो इट इन द सीरीज एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द ऑर्गेनिज्म अबोव इट, ठीक है। हर कोई एक अपने से नीचे वाले एनिमल पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, और अपने ऊपर वाले एनिमल का सोर्स बनता है कि तुम मुझे खा ले, ठीक है। फूड वेब की बात करते हैं तो अगर मल्टीपल फूड चेन्स मेरी इंटरकनेक्टेड हो जाए तो वो बन जाती फूड वेब। मतलब वेब का मतलब क्या होता है? जाला, ठीक है। जिस तरीके से मकड़ी के जाले देखे ना तुमने हमारे घरों में कैसे बन रहे होते हैं, ठीक है, कितना बड़ा जाला, उस तरीके से अगर मल्टीपल फूड चेन्स कनेक्टेड हो जाए, इंटरलिंक हो जाए, तो वो बन जाती है हमारी फूड वेब। कोई किसी को भी खा सकता है, ठीक है। मतलब कोई पर्टिकुलर फूड चेन नहीं है, रैंडमली कोई किसी को भी यहाँ ईट कर सकता है। जैसे अगर बात करें तो ये देखो, ये ग्रास को 2 लोग 3 लोग ईट कर रहे हैं, इसको रैबिट भी ईट कर रहा है, माउस भी ईट कर रहा है, एंड हमारे ग्रास ऊपर भी ईट कर रहा है। एंड अगर इस माउस की बात करो तो इस माउस को कौन कौन ईट कर सकते हैं? फॉक्स भी ईट कर रहा है, इस माउस को आउल भी ईट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इस ग्रास ऊपर की तो इसको बर्ड भी ईट कर रही है, फ्रॉग भी ईट कर रहा है। तो यार एक पर्टिकुलर हमारा जो एनिमल है उसको कोई भी ईट कर सकता है, उससे अबव वाला कोई भी एनिमल उसको ईट कर सकता है। देयर इज नो पर्टिकुलर फूड चेन। तो ये होता है हमारा फूड वेब। तो तुम लोग लिख सकते हो फूड वेब इज द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स एंड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हाट ईट्स व्हाट इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। सो तुम लोग को फूड चेन और फूड वेब का डायग्राम अच्छे से बनाना लर्न होना चाहिए, बिकॉज ये तुमसे पूछा जाता है और डायग्राम के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मैं बताते हुए चल रही हूँ कि क्या क्या चीजें आ सकती है। एक इकोसिस्टम आ सकता है, फूड चेन, फूड वेब में से कुछ भी आ सकता है। बात करते हैं बच्चा बाटी की हमारे पास एक हर एक स्टेप होती है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ तो ये नीचे सबसे लास्ट स्टेप होती है प्रोड्यूसर, देन होता है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। इस तरीके से हमारे पास स्टेप बाय स्टेप होते हैं। प्रोड्यूसर्स में कौन आता है? हमारे ग्रीन प्लांट या फिर ग्रास, हमारी ये सभी चीजें हमारे प्रोड्यूसर्स में आती है। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन कौन आता है? जैसे हमारी बर्ड हो गई, बटरफ्लाई हो गई, ग्रास ऊपर हो गए, कैटरपिलर, बीज, ये सभी प्राइमरी में आते हैं। देन उससे ऊपर वाली स्टेज में कौन आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। साथ ही साथ बच्चा बाटी जो हमें हर स्टेप होती है उसको हम यहाँ क्या बोला जाता है? ट्रॉफिक लेवल। जैसे इस स्टेप को पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, देन नेक्स्ट स्टेप को भी हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। इस तरीके से इस स्टेप को भी हम ट्रॉफिक लेवल बोल सकते हैं। अब होता है हमारे पास फूड पिरामिड। मतलब ये जो हमें हर एक स्टेप होती है ना, ये मिलकर क्या बना रही है? मेरे पास एक पिरामिड का जैसा शेप बना रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं फूड पिरामिड। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। फूड पिरामिड में तुम लोग इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाकर बता सकते हो, प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी कंज्यूमर। अब फूड पिरामिड
pyramid is a representation of the optimal number of servings to be eaten each day from each of the basic food groups. अब आप लोग को पता है, एक चीज मैं बता दूं कि हर एक ट्रॉफिक लेवल से बच्चा एक नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे अगर मैं प्रोड्यूसर पर बात करूं तो प्रोड्यूसर में जितनी एनर्जी होगी ना प्रोड्यूसर लेवल पर हमारे, उसकी 10% एनर्जी मेरी हमारी प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर हो जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर से मेरी 10% एनर्जी मेरी सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफर हो जाएगी। तो दीदी व्हाट अबाउट दैट 90% ऑफ द एनर्जी? तो वो 90% ऑफ द एनर्जी हमारे इन्वायरमेंट में चली जाती है, ठीक है। सिर्फ 10% एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल पर नेक्स्ट शिफ्ट होती चली जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं फूड पिरामिड में, तो ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, ओनली 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज स्टोर्ड एज फ्लैश, द रिमेनिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसफर और ब्रोकन डाउन इन रेस्पिरेशन। तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट में शिफ्ट होती है, अदरवाइज सभी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। अगर बात करूं ये ग्रास, ये हमारा प्रोड्यूसर लेवल है, तो यहाँ हमारे पास जितनी एनर्जी उसका 10% एनर्जी आगे शिफ्ट होगी। अब ये मेरे पास जो लेवल पे है ये हर्बीवोर्स, इसकी 10% एनर्जी आगे शिफ्ट हो जाएगी। बात करते हैं कि मेरे पास यहाँ 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी है, सो मेरे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कितनी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ मेरी 1 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। 990 जूल्स ऑफ एनर्जी मेरी लॉस्ट हो जाएगी सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में। इसके बाद 0.1% जूल ऑफ एनर्जी मेरी आगे ट्रांसफर होगी और देन वापस से सभी लॉस्ट हो जाएगी हमारे इन्वायरमेंट। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, मतलब तुम्हें एक सीरीज ऑफ ये दे दी जाए फूड चेन, ठीक है। अब इसमें से बताओ, अगर आगे दी हुई है कि 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी है, तो इस पर्टिकुलर स्टेज पर प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर पर हमारी 10% एनर्जी आते आते यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग को oswal.io पर मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। oswal.io जस्ट आप लोग को ब्राउजर में टाइप करना है एंड देन डायरेक्टली आप लोग उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां आप लोग को ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप ऑनलाइन सैंपल पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन सैंपल पेपर सॉल्व करके बच्चा पार्टी सबमिट करते हैं ना, तो एक एक्सपर्ट आप लोग के सैंपल पेपर को एनालाइज करता है कि आप लोगों ने कितनी चीजें सही करी है, कितनी गलत करी, एंड जो चीजें अगर आप लोगों ने गलत करी है ना बच्चा पार्टी, तो वो आप लोग लर्न कर सकते हैं, अच्छा मेरी यहाँ गलती थी, तो और आप लोग उसको एग्जाम्स में बिल्कुल भी रिपीट मत करिए। इससे हम लोग अपनी लास्ट टाइम पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर जाके ट्राई कर लीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये तीनों पॉइंट वही लिखे हुए कि सिर्फ 1% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, साथ ही साथ ये एक यूनी डायरेक्शनल होती है। ऐसा नहीं कि ये एक डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी डायरेक्शन में भी आ सकती है एनर्जी, ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये जाती है। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, तो ये हमें पता है। सो बच्चों और नेक्स्ट टॉपिक इज 10% लॉ। अब 10% लॉ क्या होता है? मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, हमारी 10% एनर्जी हमारे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे होती है। मान लेते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है, तो मेरे पास यहाँ 1000 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है। सो आप लोग सोच सकते हैं मेरे पास प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, मतलब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी। बिल्कुल सही पकड़े हो, 10% एनर्जी हमारी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर अवेलेबल होगी। तो अगर मैं 1000 का 10% निकालती हूँ तो क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑफकोर्स दीदी 100, यस 100। अगर 100 का मैं वापस से 10% निकालती हूँ जो कि मेरा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर अवेलेबल होगा, तो वो होगा मेरा 10। तो सेकेंडरी कंज्यूमर पर मेरा कितना? 10 किलो जूल अवेलेबल होगा। अब 10 का जब मैं 1% निकालती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? 1। तो 1 किलो जूल अवेलेबल होगी मेरे टर्शियरी कंज्यूमर पर, मतलब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। तो ये होता है हमारा 10% लॉ। और इस तरीके से तुम लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमने यहाँ हटा दिया है, ओके। सो तुम लोग से पूछा जा सकता है कि यहाँ इस लेवल पर कितने % एनर्जी तुम्हारी अवेलेबल होगी, मतलब क्या किलो जूल के अंदर तुम्हारी एग्जैक्ट एनर्जी अवेलेबल होगी। और तुम्हें डेटा दिया जाएगा कि यहाँ तुम्हारे अगर 1000 है तो मान लो 10,000 दे दी या कुछ डेटा चेंज कर दिया, तो आप लोग निकाल सकते हो कि इसके 10% पर ये है और 100 का 10% क्या होता है? 10। तो 10 किलो जूल हो गई। या अगर डेटा को चेंज दे दिया जाएगा तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि इस पर, इस लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी। तो बस आप लोग को क्या करना है, जो अपना प्रीवियस जो लास्ट हमारा ट्रॉफिक लेवल है उसकी एनर्जी देखना है और उसका 10% हमें निकाल कर ऊपर लिख देना है। सो सिंपल बच्चा बाटी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो यार बच्चा बाटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे एनवायरमेंट में राइज हो चुकी है, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें करी है जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट को हार्म होता है। एंड देन एनवायरमेंट में अगर छोटा सा भी चेंज आ जाए ना, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ता है। अगर सबसे मेजर दो मैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करूँ ना, तो वो होती है हमारी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और एक मेरा है वेस्ट डिस्पोजल। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि ओजोन क्या काम करता है हमारे लिए। सो ओजोन एक तरीके का ब्लैंकेट है हमारी अर्थ सरफेस पर, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। अब ओजोन होता
क्या है, तुम्हारे मन में ये बात आ रही है ना, तो ओजोन O3 मॉलिक्यूल होता है। मतलब जिस तरीके से ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना O2 में, उसी तरीके से ओजोन में ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी ओजोन हमें सभी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। किस किस चीजों से प्रोटेक्ट करता है? हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन इतनी हार्मफुल है कि अगर हमारे पास ओजोन लेयर पूरी डिप्लीट हो जाती तो इससे हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, तो विच इज वेरी वेरी डेंजरस। अब बात करते हैं हमारा ओजोन पाया कहाँ जाता है, मतलब कहाँ कहाँ देखा जाता है। तो ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर पर पाया जाता है, जो कि एक पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, जो कि हमारे माउंटेन लेवल से एटलीस्ट 50 से लेके 30 किलोमीटर तक की दूरी पर है, उसकी इतनी हाइट पर है। अब ओजोन कैसे डिप्लीट हो रहा है, ओजोन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, सभी चीजें समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चा बेटी ओजोन का मॉलिक्यूल बनता कैसे। तो यहाँ पर मेरे पास O2 है, O2 अगर स्प्लिट होता है तो O प्लस O में स्प्लिट होगा, देन वापस क्या होगा कि ये पर्टिकुलर एक O हमारे O2 से जाके ऐड हो जाता है एंड मेरे पास क्या बन जाता है, एक ओजोन का मॉलिक्यूल बन जाता है। आप लोग को ओजोन लेवल बिल्कुल टॉपिक आएगा ही आएगा एंड उसमें आप लोग को ये बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन, ठीक है, ओजोन क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आप लोग रिएक्शन बता सकते हैं ओजोन की एंड मैं आगे आप लोग को जो बताने वाली हूँ, आप लोग को 4-5 मेजर पॉइंट ओजोन में ऐड करके आना है। तो ये आप लोग का ओजोन हो सकता है। द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन एंटार्क्टिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1985 एंड वाज टर्म्ड एज ओजोन होल। सबसे पहले हम लोग को कहां देखने को मिला था, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंटार्क्टिका में कब देखने को मिला था, तो 1985 के अंदर, और उसको हमने क्या टर्म से मतलब वो किया था, ओजोन होल के टर्म से हम लोग उसको पहचानते हैं। अब बच्चा बेटी ये ओजोन का डिप्लीशन होता कैसे, क्या रीजन है? हमारे पास सबसे बड़ा रीजन है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दीदी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता क्या है और किन किन चीजों में यूज होता है? तो हम एक्सेसिव क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। अब क्या दीदी हम इसको बंद कर सकते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करना डेफिनेटली कर सकते हैं। किन चीजों में यूज होता है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, जितने हमारी कूलिंग पर्पसेस वाली डिवाइस होती है जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इन सभी की बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हमारे CFC का यूज हो रहा था, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चा बेटी ये कुछ तुम लोग को सन से याद रखने होंगे कि जैसे इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP सक्सीड इन फॉर्गिंग एन एग्रीमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स। तो आप लोग को जो भी सन याद रखना है ना तो उसको थोड़ा अंडरलाइन करते हुए चलिएगा और याद रखिएगा, बिकॉज हमें इंटायर पेपर में अगर तुम ये कुछ की पॉइंट्स लिखते हो ना तो तुम्हें काफी अच्छे मार्क्स अचीव होते हैं। जैसे UNEP प्रोग्राम के चलते हुए हम लोग को ये पता चला कि सभी कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि वो लोग CFC फ्री प्रोडक्ट बनाए। जैसे अगर फ्रीज का प्रोडक्शन करना है, रेफ्रिजरेंट्स का प्रोडक्शन करना है तो वो CFC फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर हम इसका प्रोडक्शन नहीं रोकते ना तो हमारा ओजोन कब का पूरा डिप्लीट हो चुका होता है एंड हम ह्यूमन बींग्स काफी सभी चीजों के शिकार हो रहे होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गार्बेज डिस्पोजल। तो गार्बेज डिस्पोजल क्या होता है? जैसे आप लोग को पता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से जो भी हमारा गार्बेज डिस्पोजल होता है, मतलब जो भी हमारा गार्बेज होता है वो किस तरीके से डिस्पोज हो जाता है, वो डायरेक्ट हमारी रिवर के अंदर डिस्पोज हो जाता है। अब अगर रिवर के अंदर वो गार्बेज डिस्पोज हो रहा है तो उससे हमारी पूरी एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा बचा बाटी खतरा हो सकता है एंड खतरा है ही, हो क्या सकता है ही खतरा, और उन वापस से उस एक्वेटिक लाइफ से हमें भी खतरा है। कैसे है बताती हूँ। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड्स consumer goods have created a major problem in the form of waste, garbage accumulation and its disposal, especially in urban area। तो आप लोग को पता है आजकल कंज्यूमर नीड्स बढ़ने की वजह से सभी चीजों की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से हमारा जो गार्बेज डिस्पोजल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड इसकी वजह से हमारे पास काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम सहन करनी पड़ रही। सबसे पहली बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन की, देन हम लोग बात करेंगे बायो एक्यूमुलेशन की। अच्छा बच्चा बैठिए, आप लोग बायो मैग्निफिकेशन से क्या समझते हैं? बायो मैग्निफिकेशन मतलब बायो मतलब लाइफ और मैग्निफिकेशन मतलब कोई चीज का बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होना, बड़ा होना, ठीक है, कोई चीज समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब तो यही होता है। अब होता क्या है इसमें कि आप लोग को पता है जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह जो अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज करती है वो डायरेक्टली हमारी नदियों में इस तरीके से रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारी एक्वेटिक लाइफ को काफी ज्यादा खतरा है। अब नदियों में डायरेक्टली वेस्ट मटेरियल रिलीज हो जाता है, मतलब क्या, उसमें जितने भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह सभी चीजें वो सभी रिलीज हो रही है हमारी रिवर के अंदर, और वो रिवर का पानी
पानी हमारे एक्वेटिक लाइफ के सभी एनिमल्स बिल्कुल पी रहे। अब क्या होता है, ये जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं ये पहले क्या करते हैं, इन पानी को पीते हैं एंड इनमें सभी वो पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल वगैरह सभी जमा हो जाते हैं। एंड हमने ये पढ़ा था फूड चेन के अंदर कि हर एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, करेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा छोटे मोटे हमारे जो एनिमल्स है उसको मान लेते हैं कि कुछ बड़े एनिमल्स अगर जू प्लैंक्टन्स अगर ईट कर रहे तो माना कि अगर इन छोटे एनिमल्स में सभी में एक एक पॉल्यूटेंट्स है और इस एनिमल ने अगर 5 एनिमल्स को, छोटे एनिमल्स को ईट कर लिया तो इसके पेट के अंदर, इसके स्टमक के अंदर 5 पॉल्यूटेंट्स जमा हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर इस वाली फिश ने, ये हमारी स्मॉल फिश ने, इनके अंदर 5 पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है, इसके पर्टिकुलर एक के अंदर 5 पॉल्यूटेंट्स है और इस तरीके से इसने अगर 3 पूरे खा लिए हैं तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, और इसके अंदर तो 15 पॉल्यूटेंट्स जमा हो जाएंगे। सेम एज इट इज अगर ये लार्ज फिश क्या करती है, स्मॉल फिश को खाती है एंड इसके अंदर 15 पॉल्यूटेंट्स है एक सिंगल फिश के अंदर, उसी तरीके की ये कैसे ही 2 फिश खा लेते हैं तो 30 पॉल्यूटेंट्स उसके अंदर जमा हो चुके होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन बढ़ता ही जा रहा है। और अगर शार्क इसी तरीके की हमारी जो लार्ज फिशेस को खाती है जिसमें 30 पॉल्यूटेंट्स जमा है ऑलरेडी इसके अंदर, इस तरीके के अगर वो 3 फिशेस भी खाती है तो तुम सोचो 90 पॉल्यूटेंट्स इस फिश के अंदर जमा हो जाएंगे, हमारी शार्क के अंदर जमा हो जाएंगे। सो यार बच्चा बाटी, एक तरीके से ये सभी पूरी एक्वेटिक लाइफ पर खतरा है एंड इसका मैग्निफिकेशन हमारे बड़े एनिमल्स पर बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। सो बायोमैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ कंपाउंड सच एज पॉल्यूटेंट्स और पेस्टिसाइड्स इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन इन द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म एज इट ट्रेवल्स अप द फूड चेन। जैसे जैसे फूड चेन आगे जाती जा रही है ना, जो हमारा हाईएस्ट, ठीक है, जो हाईएस्ट है हमारी फूड चेन पर, जो हाईएस्ट एनिमल है हमारी फूड चेन पर एक्वेटिक लाइफ का, उसके अंदर कितना पॉल्यूटेंट्स जमा हो रहा है या पेस्टिसाइड्स जमा हो रही है, तुम लोग जस्ट थिंक अबाउट इट। अब बात करते हैं, ये तो था बायोमैग्निफिकेशन की। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? सो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है बच्चा बाड़ी, जिस तरीके से हमें इंडस्ट्रीज वगैरह अपना वेस्ट सभी चीजें रिवर में बहुत अच्छे तरीके से रिलीज कर देती है, ठीक है, मतलब बिना किसी टेंशन के। उससे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई फिश ऐसी है, ठीक है, जिसने अब यार फिश क्या करेगी, रोज रोज उसी रिवर का पानी पिएगी ना। अब आज उसने इंडस्ट्री से कुछ वेस्ट रिलीज किया तो आज भी उसी का पानी पी रही है। 3-4 दिन बाद इंडस्ट्री ने वापस से वेस्ट रिलीज किया तब भी उसी का पानी पिएगी। तो धीरे 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 क्या हो रहा है, उसके पेट के अंदर, उसके स्टमक के अंदर, उस फिश के अंदर पॉल्यूटेंट्स और पेस्टिसाइड्स का लेवल धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि उसको कोई प्रॉब्लम होने लग जाएगी, बट आफ्टर सो मैनी ईयर्स और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या होगा कि देखो, आज पानी पिया तो इसका पेस्टिसाइड जमा हुआ, कल पानी पिया तो इतना जमा हुआ, परसों पिया, नरसों पिया, 4 दिन बाद पिया, 6 दिन बाद पिया, 10 साल बाद पिया तो कुछ इतना होगा। खैर 10 साल तक मतलब जितना हमारा लाइफ साइकिल टाइम होता है उसकी बात कर रही हूँ, कुछ और सालों तक पिया तो तुम तो देख रहे हो कितना कंसंट्रेशन लेवल हमारे वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, की धीरे 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 करके एक्यूमुलेट होता जा रहा है, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप लोग को पता है आजकल के अडल्ट्स और यंगस्टर्स में ये चीजें बहुत बढ़ गई है कि स्मोक करना बहुत टशन लगता है, ठीक है। स्मोकिंग इज नॉट डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, है ना। उनको क्या लगता है, जो जैसे हमें ई सिगरेट्स वगैरह आ गई है कि यार इससे हमें कुछ भी नहीं होता, बट अगर मैं बता दूं कि ई सिगरेट्स मोर डेंजर है, हमारी जो नॉर्मल सिगरेट आती है उससे 10% ज्यादा डेंजरस है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में तुम्हारे लंग्स खराब हो जाएंगे, आफ्टर सो मेनी ईयर्स तुम लोग को पता चलेगा कि तुम्हें अंदर कितना ज्यादा खोखला कर दिया उस चीज ने, एंड उसकी वजह से आप लोगों को पता है कितने ज्यादा कैंसर होते हैं, स्किन कैंसर हो जाता है, माउथ कैंसर होता है, पूरा आप लोग को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी सभी चीजें देख रही। इनफैक्ट जो सिगरेट का पैकेट आता है उसके ऊपर वो सभी पिक्चर्स बनी आती हैं एंड उसके बावजूद भी लोग करते ही है स्मोक, ठीक है। चलिए, तो वो क्या होता है, 1 साल की चीज नहीं होती कि आज से तुमने 4 दिन स्मोक कर लिया, 5 दिन कर लिया और तुम्हें रिजल्ट दिखने लग गया कि तुम्हारे लंग्स खराब हो गए। नहीं, वक्त के साथ एक्यूमुलेट होती जाती है चीजें एंड तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स खराब हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारी एक्वेटिक लाइफ के बॉडी के पार्ट्स खराब हो जाएंगे एंड पूरी एक्वेटिक लाइफ एक समय के बाद बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो बायो एक्यूमुलेशन इज अ ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल इन एन ऑर्गेनिज्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा बाटी। यहाँ मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट 1 शॉट में समझा दिया है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है एंड इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट 1 शॉट आप लोग के लिए इसी चैनल पर लाती रहती हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपनी प्यारी सी दीदी के लिए एक प्यारा सा कॉमेंट आप सभी लोगों का बनता है। टिल देन कीप लर्निंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना यार, इतनी एफर्ट्स के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टिल देन
कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलती हूँ बच्चा बाटी नेक्स्ट वन शॉट में। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।